बच्चों बिजनेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर टू टाइप, वन इज इकोनॉमिक, अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कौन कौन सी होती थी? एक तो रिलीजन वाली होती थी, यानी मंदिर मस्जिद वगैरह जाना, चर्च वगैरह जाना, है ना, धार्मिक प्रवृत्ति की बातें हो रही हैं, तो वो एक्टिविटीज़ कौन सी है? रिलीजन में। एक आती है पेरेंटल। पेरेंटल कौन सी होती है? अपने माता पिताओं की सेवा करना, है ना, भगवान की प्रार्थना करना, रिलीजन। माता पिताओं की करना, पेरेंटल आती है। और फिर कौन सी होती थी? वर्शिप वगैरह, यानी सोशल, सामाजिक की बातें कर रहे हैं हम, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, तो ये क्या होती है? सोशल में आ जाती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? एक तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी, एक प्रोफेशंस थी, एक एम्प्लॉयमेंट थी, है ना। ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ थी, जिसमें मैंने बताया कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं, लेकिन आगे जाकर बताऊंगा। तो अब पढ़ते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या थी। दैट इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू टाइप, इंडस्ट्री बताई थी, कॉमर्स बताई थी। तो पहले इंडस्ट्री को कवर करते हैं। इंडस्ट्री भी तीन तरह की होंगी, या तो वो प्राइमरी होंगी, या सेकेंडरी होंगी, या टेरिटरी होंगी। प्राइमरी भी दो तरह की होंगी, या तो वो एक्सट्रैक्टिव होंगी या जेनेटिक होंगी। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती हैं कवर करते हैं, यहीं से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को कवर करते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्टिव होती हैं, एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक्सट्रैक्शंस करना, यानी कुछ ज़मीन से निकालना, माइनिंग, यानी ज़मीन से कोयले की खान, कोयला निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं ज़मीन से। तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज से ली जाती हों, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन नेचुरल है, वहाँ से कोयला निकालें, गोल्ड निकालें, एंड डायमंड्स की निकालते हैं हम, एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ऑयल का भी करते हैं, और भी अदर हमारे जो खनिज होते हैं उनका हम करते हैं। तो ये कहाँ आ जाते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, यानी प्राइमरी में आते हैं, जिसको एक्सट्रैक्टिव हम कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता, देखो, इंडस्ट्री रेफर टू ना एक्टिविटी विच इज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, यानी हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन कैसे कर रहे होंगे? या तो हम खुद अपने हाथ से बना रहे होंगे उसको, ठीक है, या नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल कर लेकर आ रहे हैं उसे, ठीक है, या उसका रिप्रोडक्शंस कर रहे हैं। रिप्रोडक्शंस कैसे? हमने जो गांव में बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री होती हैं, यानी भैंस वगैरह, जानवर वगैरह, उनको पाले जाते हैं, फिर उनसे और भी फर्दर एनिमल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मुर्गी से, मुर्गी पालन से और भी मुर्गे बनते हैं, अंडेज भी आते हैं। तो ये कहाँ आते हैं? ये भी नहीं इंडस्ट्रीज के लिए आएंगे। तो प्रोडक्शन हो रहा है ना। और कौन सा प्रोडक्शन होता है? गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इसमें इंडस्ट्री में ही आना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव कौन सी थी? नेचुरल रिसोर्सेज से हम निकाल कर ला रहे हैं। जेनेटिक कौन सी थी? जेनेटिक ही तो थी, यानी इसको हम कहाँ से निकाल कर ला रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। और जेनेटिक कौन सा था? एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहां पर किसका हो रहा होगा? काऊ पालन, है ना, गोट का पालन हो रहा होगा, बकरी का, है ना, मुर्गी पालन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ऐसे काम हो रहे होंगे। तो ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के तीन पार्ट करे, जिसको हमने प्राइमरी में डिवाइड कर दिया। कहाँ है बच्चों? देखो, प्राइमरी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पढ़ते हैं। पहले प्राइमरी को ले लें। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच आर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। की वर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज, मार्क करें इसे, ठीक है। सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर, जमीन से हमने गोल्ड निकाला, कोयला निकाला, ऑयल निकाला, ये है मिनरल्स निकाले, ये हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। और समुद्र से मछलियाँ निकाल ली, इवन हमने मिनरल्स भी निकाले समुद्र से, वो भी नेचुरल में ही आते हैं एक्सट्रैक्टिव में।
यानी एक्सट्रैक्शंस करने हैं, वहाँ से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग को क्रिएट करा रहे हैं, है ना, एक से दूसरा क्रिएट करा रहे हैं, है ना। पेड़ों को भी हम फर्दर क्रिएशन हो जाते हैं, उसमें पेड़ पौधों की कलम वगैरह बनती है ना, नई जेनेटिक आती है, उसमें जनरेशन्स बनाई जाती हैं, जहाँ भी हम नई जनरेशन प्रोड्यूस करवा रहे हों, है ना, उनको कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रेयरिंग ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बर्ड, प्लांट, एनिमल एटसेट्रा आर नो एज द जेनेटिक इंडस्ट्री। इसके बाद आते हैं हम कवर करने के बाद हम कवर करते हैं, ये हो चुका है ना, जेनेटिक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग पर आते हैं, यानी इस पर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम कोई नई चीज़ बना कर लाते हैं। कार बनाई हमने, कैसे करी होगी, उसके गुड्स असेंबल करे होंगे, उसको हमने कार नई एक न्यू फॉर्म तैयार कर लाए, ह्यूमन एफर्ट की वजह से, ठीक है। दूसरा, हमने आटा लिया, ब्रेड ली, उससे क्या बना दिया, ब्रेड पकौड़ा बनाया, है ना। या होटल में जो फूड गेन वगैरह बनाए जाते हैं, वो सब की बात हो रही है। कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है ना, शूज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये क्या है, ह्यूमन एफर्ट और ह्यूमन की जो कैपिटल होती हैं, जो वो मशीनरी एफर्ट वगैरह होती हैं, उनसे कोई नई चीज़ जनरेट होकर आ रही हो। ज़मीन से हमने निकाला, वो नई नहीं है, वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है वहाँ से, ठीक है। और हमने गाय पाली हुई है, गाय के बछड़ा हुआ, तो वो क्या है, वो जेनेटिक हुआ। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी कार प्रोडक्शंस करने की, फर्नीचर बनाने की, तो ये क्या है, ये ज़मीन से नहीं निकाले, ये ह्यूमन एफर्ट द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, उनका वुड वगैरह यूज़ की और उनसे एक नई फॉर्म तैयार करी जो फर्नीचर की फॉर्म हुई। दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव में आती है निर्माण काम, यानी जैसे घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, सड़क, रोड, ब्रिज, डैम वगैरह, ये सब कहाँ आते हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्क हो रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव, पढ़ें जल्दी से इसे। दीज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को करते हैं, आर एंगेज इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, या किसी रॉ मटेरियल को, यानी किसी कच्चे माल को, है ना, कोई मटेरियल होता है, उसको नई फॉर्म दे दी हमने। कैसे देते हैं नई फॉर्म, बेटा हमने क्या यूज़ करा, मान लेते हैं हमने मिल्क को यूज़ करा, और मिल्क से क्या बनाए, हमने स्वीट्स बना दिए अलग अलग तरीके। ये क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग ही तो करा है, यानी मिल्क की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग भी हम देखो, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हम क्या क्या बनाएंगे, एक वो जिनको हम कंज्यूम करते हों, खाते हों, यूज़ करते हों, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। एक वो चीज़ बनाई हमने जो और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मशीनरी बना दी, उसको हम खाते तो है नहीं, लेकिन मशीनरी क्यों बनाई होगी, वो भी तो कुछ बनाने के काम ही आती है मशीनरी, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स, जिनको हम खाते हैं, पहनते हैं, यूज़ कर लेते हैं, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स, यानी जिनसे हम और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीनरी वगैरह, ये इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स होते हैं, जनरेटर, है ना। और एनालिटिकल इंडस्ट्री, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी टाइप दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या क्या बना रहे हैं, एक तो हमने मशीनरी बना दी, ये तो अलग बात हुई, एक हो कंज्यूमर गुड्स, ये अलग बनाए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी टाइप अलग अलग करे हमने। कैसे, एक तो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। जैसे इसमें क्या आते हैं, एनालिटिकल में हम किसी चीज़ को एनालाइज करे जा रहे हैं, मतलब उसको फिल्टर करे जा रहे हैं फर्दर, और फिल्टर करने पर जैसे जैसे उसमें फर्स्ट टाइम फिल्टर किया तो उसमें से कुछ वेस्टेज निकला होगा, वो कुछ और फॉर्म बनकर आई। सेकंड टाइम फिल्टर किया, कुछ और वेस्टेज निकला होगा, कुछ और बनकर आया रिजल्ट।
कैसे? ऑयल का फिल्टरेशन। तो जब क्रूड ऑयल को हम फर्स्ट टाइम फिल्टर करते हैं तो क्या बनता है? वो मिट्टी का तेल बनता है। सेकंड टाइम में डीजल, पेट्रोल, फिर हाई क्वालिटी डीजल बन जाता, पेट्रोल बनता है वो, है ना। तो ये क्या है? ये एनालिटिकल है। मिल्क को अलग अलग फॉर्म जनरेट करी जाती है, यानी उसको प्रोसेस में लेकर आए तो मिल्क से वो छाछ भी बनेगा, है ना, यानी वे बोलते हैं उसे, और पनीर भी बन जाता है उसी से ही। उसमें से जो वेस्टेज निकलता है उसका कुछ और यूज़ हो जाता है, मतलब बहुत सारी फॉर्म होती है। ये कहते हैं एनालिटिकल। सिंथेटिक इंडस्ट्री, तो सिंथेटिक में केमिकल वगैरह बनते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, देखो। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक चीज़ को बना रहे हैं और बनाते समय उसमें बहुत सारी चीज़ प्रोसेस से अलग अलग बनकर आ जाती हैं। तो यानी ये एनालिटिकल की तरह तो है। एनालिटिकल में तो हमने ऑयल का एग्जांपल ले लिया कि पहली बार उसको फिल्टर किया तो कुछ और बना, उसके बाद और फिल्टर करा तो कुछ और बन गया। लेकिन प्रोसेसिंग में हम दूध वाला एग्जांपल लेंगे, मिल्क का। प्रोसेस में डाला, उसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें? हमने उसको वे बना दिया। यानी जब हमने पनीर बनाया होगा, पनीर से दूसरी चीज़ भी बनकर आती है, ठीक है। हमने पहले घर दूध से दही जमा दी, दही से निकाल कर उसमें से मक्खन बनाया, है ना। मक्खन के बाद जो अलग हो जाती है वो प्रोसेस में अलग आ गई ना, नई फॉर्म में। मक्खन को हम कन्वर्ट कर देते हैं घी में, है ना। घी को से कुछ और भी बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ जाती है? प्रोसेसिंग है। असेंबलिंग में चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ बना रहे हैं। कार को असेंबल, टायर लिया, है ना, बॉडी ली, कलर लिया और एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ें ली, हमने क्या बना दिया? उसको कार बना दिया। मोबाइल, अलग अलग पार्टों को इकट्ठा करा और बनाया, मिलाया, असेंबल कर दिया। ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्टिंग में बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, रोड बिल्डिंग, है ना, डैम वगैरह। आगे आ जाओ नेक्स्ट पर। ये हमारे कंप्लीट हैं। टेरिटरी सर्वे, तो यहाँ पर हम कुछ, ये तो हो गए ना। अब यहाँ तो हम कुछ बना नहीं रहे हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ हम चीज़ों को बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। एक सर्विस भी दो तरह की, एक तो होती है स्किल सर्विस, जैसे टीचर, है ना। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं कर रहे हो, अगर वो खुद ही पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, इनकी बातें हो रही हैं। तो वो कहाँ पहुँच गए थे? प्रोफेशंस में। लेकिन एक सर्विस होती है बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जब आप हम अपने यहाँ से, घर से दिल्ली जाओ, कहीं और घूमने के लिए जाओ, तो ट्रैवलिंग करते हैं, है ना। ट्रैवलिंग करते समय ट्रैवल जो होगा, चाहे वो बस से करें, एयर से करें, या रेल से करें, या कोई और मेथड यूज़ करें, तो उनको टिकट भी लेते हैं, किराया भी देना होता है। हमने किस बात का पेमेंट करा भाई? हमने उनसे कुछ गुड्स खरीदा, हमने उनकी सर्विस यूज़ करी। तो वो सर्विस सेक्टर इस तरह के होते हैं। या तो हम ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज़ कर रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी हो गई? 3 क्लासिफिकेशन कर लो, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बैंकिंग सर्विस, बैंक में जाकर हम पैसे जमा करते हैं, बैंक हमारे पैसे को सेफ रखता है, उस पर इंटरेस्ट भी देता है, तो वो सर्विस ही तो दे रहा है हमें। और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है वो। कम्युनिकेटिंग सर्विस, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सॉरी, है ना। तो ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आती हैं, जैसे मोबाइल फैसिलिटी मिलती है, हम रिचार्ज वगैरह कराते हैं, ये सर्विसेज ही तो हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेशन इसमें आ जाता है। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी देखो अलग अलग तरीके के। देखो नहीं दे रखे इसमें। इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है LIC, एक होता है GIC, है वैसे आगे जाकर अगले चैप्टरों में मिलेगा। LIC और GIC, लाइफ का इंश्योरेंस क्या है? ये सर्विस ही तो दी है हमें कि अगर तुम्हें कुछ रिस्क हो जाए, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, तो आपको उस अनसर्टेनिटी से होने वाले लॉस के बदले हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। यही तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मानो हमने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तो वो आपको पैसे देगी। उस नुकसान को वो खुद झेलेंगे, उसके बदले में आपसे क्या ली जाती है? प्रीमियम लिया जाता है, किस्त ली जाती है, एक अमाउंट ली जाती है, जिसके बदले में ये सर्विस दी जाती है ना। तो ऐसी इंश्योरेंस सर्विस होती हैं जब लाइफ से संबंधित होती हैं। ह्यूमन इंश्योरेंस होता है तो वो LIC, और बाकी सब GIC में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आगे चैप्टर में आएंगी जब पढ़ेंगे। और एडवर्टाइजिंग, टीवी पर ऐड आते हैं,
फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स वगैरह ये ऐड करते हैं, और इन ऐड को करने के लिए जो एक्टर्स या फिल्म स्टार या क्रिकेटर्स या अदर व्यक्ति जो चार्जेस लेते हैं वो क्या है, वो है सर्विस चार्जेस, है ना। लेकिन जिस ऐड कंपनी ने ऐड हमें बनाकर दिया होगा कंपनी को, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट चार्ज, ठीक है, वही तो लेते हैं उसमें। और उसके बदले ऐड का पर्पस क्या होता है बच्चों, ऐड का पर्पस होता है उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके लिए, जिस कंसर्न में ऐड बनाया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाई जाए। टीवी पर ऐड आता जब भी तो पता लगता है कि ये प्रोडक्ट ये फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्री पार्ट वाले। अब मैं एक चीज कवर करता हूं कि अगर मैं इस टेरिटरी को, पूरे टेरिटरी के सेक्टर को यहां पहुंचा दूं, एड टू ट्रेड, यानी जब हम बिजनेस कर रहे होंगे तो हमें ऐड की भी जरूरत होगी, गुड्स के इंश्योरेंस कराने की भी जरूरत होगी। भाई हमारे पास बहुत सारा माल है, मानो हम इंडिया से बाहर बेचते हैं गुड्स को, और हम कोस्ट लाइन से, समुद्र से शिप के में रखकर गुड्स को भेजते हैं, तो उस गुड्स को पानी में डूबने का खतरा भी है, रिस्क है ना। तो उस रिस्क के लिए हमने क्या करा, इंश्योरेंस करा दिया। हम हमारे बिजनेस में कार वगैरह चलती है और हमारे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, उनका इंश्योरेंस कराया। तो ये किस लिए हैं सर्विसेज, हमारे बिजनेस की हेल्प करने के लिए तो हैं। ये ऐड कराया, हमारे बिजनेस की सेल बढ़ा रहे हैं, तो हेल्प ही तो है ये एड टू ट्रेड, यानी एक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड कह रहे हैं हम इसको, यानी वो सारे एक्टिविटीज़ जो बिजनेस को हेल्प करने के लिए, यानी किसको हेल्प करने के लिए, सेल परचेज को। ट्रेड का मतलब क्या है, सेल परचेज करना। और इस काम की हेल्प जो करेगा, भाई गुड्स खरीद कर लाओगे तो किसी ट्रांसपोर्ट से तो रख कर लाओगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है ना। पेमेंट कहाँ से करोगे, बैंक से, तो बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है। ऑर्डर भी देने होंगे तो या तो हम मोबाइल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होंगे या मेल वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिल रही है, एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी भी मिल रही है। तो ये सब इसकी हेल्प के लिए ही तो है। तो इन्हीं सबको हम एड टू ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बचा हमारे पास क्या बचा, ट्रेड में ट्रेड वाला पोर्शन बचा, ये है ना, सेल परचेज। अब ये दो तरह से होगा, या तो ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, विद इन इंडिया की बात हो रही है ना, विद इन इंडिया, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पर। इंडिया में अगर हम सेल परचेज करते हैं, अब सेल परचेज भी दो तरह के बिजनेस होते हैं, या तो होलसेल में कर रहे होंगे या रिटेलर कर रहे होंगे। होलसेल का मतलब इकट्ठा माल बेचते हैं, तो ट्रेडर जो होते हैं, है ना। एक चीज़ देखो, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करा गुड्स को, गुड्स को बनाया और बनाकर हमने किसको दे दिया, बड़े दुकानदार को, जिसे हम कह रहे हैं होलसेलर, है ना। होलसेलर किसको देता है, छोटे दुकानदार को, जिसको हम कह रहे हैं रिटेलर, है ना। और रिटेलर किसको देता है, कंज्यूमर को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ने इसको दिया, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो गया। लेकिन जब ये होलसेलर, बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार को देता है, बेचता है गुड, तो इसको कहते हैं हम होलसेल ट्रेड। लेकिन ट्रेड वो कहाँ है, इंडिया के अंदर,
और जब रिटेलर, ये होलसेलर इसको बेचता है, ये इसको बेचता था, होलसेलर हो गया ना, और रिटेलर जब ये कस्टमर को बेचता है, जब इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा तो क्या हो गया, रिटेलर, है ना, रिटेल सेल कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया हमारा इंटरनल। एक्सटर्नल में बात करते हैं। एक्सटर्नल या तो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, यानी बेच रहे होंगे इंडिया टू अदर कंट्री, है ना। ट्रेड कहाँ भाग गया बच्चों? चलो, है ना। यहां पर क्या था, इंडिया के अंदर ही सेल परचेज हो रही है। बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार को बेच रहा है तो होलसेल ट्रेड है, खरीद रहा बेच रहा है तो। और छोटा दुकानदार जब हमें कस्टमरों को, फाइनल कंज्यूमर को बेचता है तो वो रिटेल हो जाती है। लेकिन इंडिया से बाहर हम गुड्स को बेच रहे हैं, इंडिया टू अदर कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट। अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं तो इंपोर्ट, ठीक है। यानी अदर कंट्री, यानी सेल हो रही है, यहां तो सेल हो रही थी, यहां परचेज हो रही है फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है। इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट, देखो बच्चों, पेज नंबर कहाँ पर आओगे, हैं यही ख़त्म कर दिया टॉपिक। इसका सी पॉइंट क्यों नहीं दिया? सी पॉइंट कहाँ भगा दिया बच्चों इसका? चलो एंटरपोर्ट को ऐसे ही समझा देता हूँ, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। एंटरपोर्ट में क्या करते हैं कि हमने इंडिया के अंदर खरीदा बेचा तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में इंडिया से बाहर या तो खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उनसे दूसरे कंट्री से तो इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमने एक कंट्री से खरीदा और वहीं से वहीं ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी कंट्रीज़ को, वो क्या हो जाता है, इंटरपोर्ट हो जाता है वो। यानी हमने खुद अपने पास नहीं बुलाया उस गुड्स को, वहाँ से वहीं पहुँचा दिया उसको। दिस इज कॉल्ड एंटरपोर्ट। खत्म बच्चों बातें। चलो एक टॉपिक और कवर करते हैं, फंक्शन ऑफ कॉमर्स, यानी इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैं इस ट्रेड की बात करता हूँ। ये देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करा तो मैन्युफैक्चर को
बायर से, यानी ये जो कंज्यूमर है, इस तक पहुंचने के लिए टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो तो बल्क में माल गुड्स बनाता है, तो वो एक एक यूनिट थोड़ी बेचेगा। तो इन दोनों का काम क्या हुआ, यानी इसने इसको बेचा और इसने इन्हें बेचा, तो इसने हेल्प ही तो करी है, कनेक्शन विद किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, कंज्यूमर से करा दिया इसकी हेल्प से। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स में हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स और प्रोड्यूस बाय ग्रुप ऑफ द पर्सन, यानी मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कॉल्ड प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर, दीज गुड्स आर प्रोडक्ट फॉर अनदर ग्रुप, यानी ये किस लिए बनाए गए हैं, ये इनके लिए बनाया है, फाइनल कंज्यूमर के लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचाए कौन, इन दोनों ने तो हेल्प करी है। पढ़ो इसे। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी ये हेल्प करता है यहाँ से यहाँ पहुँचाने के। इन दोनों ने यही तो काम करा, और ये दोनों ही हैं यहाँ पर, देख लो, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, इसके बाद प्लेस की हेल्प की। भाई मैन्युफैक्चरर तो बैठा है मुंबई में, कंज्यूमर बैठा है कहाँ, सियाना में। तो मुंबई वाला जो मैन्युफैक्चरर है, इसने गुड्स किसको पहुंचाया, दिल्ली वाले को, है ना। अब दिल्ली में जो बैठा है, इसने पहुंचा दिया सियाना में, रिटेलर बैठा है सियाना में। अब ये जो सियाने में जो सेलर बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, ये सब किसको देंगे, जो कस्टमर सियाने से बिलोंग करते हैं उन तक भी पहुंचा देंगे, उनके गांव तक भी पहुंचाएंगे, उनके घर तक भी पहुंचाएंगे। तो इसने क्या करा, इस प्लेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि कस्टमर तो मुंबई से लेने नहीं जाएगा। पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन मुंबई में, दिल्ली में होता है, तो अगर हमें बिस्किट खाना है तो मुंबई खरीद तो जाएंगे नहीं उसे खाने के लिए। तो ये समस्या का समाधान हमें किसने किया, हमारे आसपास के सेलर ने। और वो सेलर कौन कौन से हैं, रिटेलर, और रिटेलर के होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर को ला कर दिया होगा, रिटेलर से हम खरीदते हैं, जो आसपास के शॉपकीपर होते हैं। ठीक है, ये प्लेस की समस्या दूर करी। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, समय का बचाव किया, क्योंकि एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन गली गलियों में दुकान ओपन करके उन्होंने हमारा समय वेस्ट होने से बचा लिया। यानी आज हम कोई भी प्रोडक्ट आसानी से अपने पास खरीद सकते हैं, विदेशी ब्रांडों को हम खरीद सकते हैं। क्यों, उसके लिए हमें फ़ौरन नहीं जाना पड़ेगा। वो किसकी हेल्प से खरीद रहे हैं, हम इन सेलरों और होलसेलरों की वजह से ही खरीद रहे हैं, क्योंकि बाहर से मंगाया होगा गुड्स, या तो खुद बनाया होगा या बाहर से मंगाया होगा, वहाँ से होलसेलर पर आया, फिर रिटेलर पर आया, फिर बायर पर आ गया, है ना। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, क्या है ये एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन करा, बहुत सारी ज़मीन है, गेहूं का प्रोडक्शन किया उसने, तो क्या करे, वो गेहूं को ही खाए और गेहूं को ही पहने और गेहूं से ही नहाए, यही होगा। लेकिन आज इस बात की समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि गेहूं को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन हम गेहूं को बेचकर कन्वर्ट कर दें लिक्विडिटी फॉर्म में, यानी मनी में कन्वर्ट कर लें, और उस मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जो जो किसान की रिक्वायरमेंट है, उनकी खाने पीने, पहनने की, ओढ़ने की, सबकी। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सचेंज की समस्या का दूर भी। दूसरा, अगर हमें गुड्स खरीदना है और उसके बदले फिर दूसरा रिप्लेस भी करना होगा, तो ये समस्या भी हमारी यही दूर करते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं करता कभी भी। ठीक है, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, किसके बदले में, पैसे के बदले में। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय बैंकिंग ब्रांच, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी हर जगह जिसके बदले हम कुछ भी ले सकते हैं, वो क्या है, मनी। हम जाएं, गेहूं के टोकरे, गेहूं को लेकर जाएं और बैंक में जा कर कहें, या किसी कपड़े के दुकानदार के पास गए, हमने कहा कि शर्ट दे दो हमें, देगा, नहीं देगा। लेकिन मनी एक ऐसी फॉर्म है जो कॉमनली एक्सेप्टेड करी गई। क्यों एक्सेप्टेड करी गई, क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होता है, यानी आरबीआई को ही रिप्रेजेंट करता है, उसने सिग्नेचर करके दिया। नोट पर देखना, मतलब कुछ लाइनें लिखी रहती हैं कि मैं
जिसके पास भी ये नोट होगा उसको ये प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिसरी नोट लिखा होता है कि ये उसके बदले में इतनी वैल्यू में कहीं से जाकर कुछ भी ले सकता है। ठीक है, ये जो आरबीआई है ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसी ने ही इसको ऑथराइज किया है, यानी ये कॉमनली एक्सेप्टेड है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, तो रिस्क के लिए भी करता है और नॉलेज के लिए भी। अब देखो, मैं बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एड ऑफ ट्रेड की भी कर रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन का भी फ़ायदा दे रहा है। यानी कॉमर्स की तो बात हो रही, कॉमर्स में ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये जो हमारा कहाँ गया, एड ऑफ ट्रेड, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट की। ऐड करने पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हर प्रोडक्ट के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है हमारा। ये थे बच्चों हमारे फंक्शन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसके बाद हम कवर करते हैं अपने अगले टॉपिक को। आ जाओ जल्दी से। रोल ऑफ प्रॉफिट इन ए बिजनेस। बताओ क्या क्या रोल होते हैं। यानी अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो प्रॉफिट का रोल क्या हुआ उस बिजनेस के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉफिट अगर कोई बिजनेस कमा रहा है तो उस बिजनेस की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि वो बिजनेस अच्छा है। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा रहा है तो मीन्स ज़्यादा अच्छा है ना। यानी इसका मतलब वो मार्केट में टिका हुआ है, बिजनेस सही चल रहा है। और जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो उसकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। सर्वाइवल का मीन्स बताया था, पहली हेडिंग सर्वाइवल ही है। अगर बिजनेसमैन को सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली जनरेट करते रहना होगा, यानी कुछ एफर्ट ऐसे करने होंगे जो प्रॉफिट अर्न होता रहे। बिजनेस को आगे भी लेकर जाना है, ग्रोथ करानी है, तो बिना प्रॉफिट के संभव नहीं है। यानी अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 है ना। पॉइंट नंबर 3 है एफिशिएंसी सिंबल। यानी अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, क्या है उसकी पहचान, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो अच्छा काम कर ही रही है। देखो, प्रॉफिट इंडिकेट वेदर द बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। एफिशिएंटली का मतलब है कि सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, तरीके से जो सिस्टम होना चाहिए उससे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये इंडिकेट करता है, ये सिंबल है इस चीज़ के लिए। और जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बिजनेस मुझे कुछ कमा कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब बिजनेसमैन ने उसमें पैसा लगाया तो क्या वो रिस्क लिया या नहीं लिया अपने पैसे लगाने का। फिर उसे नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है उसका बिजनेस डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने बिजनेस को आगे चला अच्छा कर पाए, बहुत बेहतर कर पाए। तो ये रिस्क है, और इस रिस्क का इनाम उसे क्या किस फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट के फॉर्म में। जब प्रॉफिट मिलता है तो उस रिस्क का रिवार्ड मिल जाता है उसे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। इसके बाद हर बिजनेस की इज्जत की बात होती है, यानी रेपुटेशन किस बिजनेस की अच्छी होगी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, किंगफिशर एयरलाइंस एक कंपनी है, विजय माल्या, उसकी रेपुटेशन अच्छी है या अंबानी की अच्छी है। तो विजय माल्या की रेपुटेशन इसलिए नहीं अच्छी कि उसकी बिजनेस पहले ही ख़त्म हो चुकी है, यानी वो बिजनेस लगातार सिक हो चुका है। सिक का मतलब जब एक कंपनी लगातार प्रॉफिट की जगह लॉस जनरेट करती रहे, यानी 2-3 साल तक उसे लॉस आता रहे और उसके बाद वो लॉस में जाती रहे, तो वो सिक कंपनी हो जाती है। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ख़राब हो जाएगी, कोई इसमें पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई इसके प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहेगा। तो यानी गुडविल, उसकी जो फेस वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के सभी पॉइंट। जो 1-2 रह गए हों वो सेल्फ रिवाइज करने हैं, और नहीं हैं तो लाइव क्लासेस में डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही।